हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स के लिए फाउंडेशन कोर्स लेके आया हूँ। फाउंडेशन कोर्स में मैं दो वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो में होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजॉल्व द वेक्टर्स एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, आप कह सकते हो चैप्टर कह सकते हो कि क्लास 12th की फर्स्ट बुक में 85% इसकी ज़रूरत पड़ेगी, खिसकेगी नहीं क्लास 12th की फिजिक्स फर्स्ट बुक की, बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहली यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखोगे, एसी देखोगे, सब में वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लंबा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। आपको जरा भी अगर याद है तो क्लास 11th में दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए एक फार्मूला पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अगर ये वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच एंगल सेम डायरेक्शन में थीटा 0 हो गया, तो फार्मूला हो गया आपका R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 होता है बेटा लोग 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट मतलब a प्लस बी। सिंपल सिंपल क्या सिंपल कि अगर दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन और 6 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो a प्लस बी 6 प्लस 5 11 न्यूटन रिजल्टेंट हो गया। नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो आप ये लिख लिए हो कि किन 3 चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है इस वीडियो में। अगर ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं हमको वेक्टर के जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको थोड़ा डिटेल देख लें। तो यहाँ थीटा 180 हो जाएगा, थीटा 180 हो गया इस फार्मूले में। तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180। बेटा लोग ये सब भी याद करना है आपको। फाउंडेशन में क्या क्या बताऊं, -1 साइन कॉस की सारी वैल्यूज याद कर लो, खूब जरूरत पड़ेगी। कॉस 180 -1 तो 2ab -1। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a माइनस बी। तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 न्यूटन। तो बेटा अब यहाँ पे तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग ना, 11th में तो है नहीं, हम लोग 12th में आ गए। यहाँ पे दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 11 न्यूटन और किसके तरफ होगा, जाहिर सी बात है 5 न्यूटन 6 न्यूटन से किसी को धक्का दोगे तो आगे ही तो बढ़ेगी। तो 11 न्यूटन का डायरेक्शन ये हो गया। यहाँ जो 1 न्यूटन आया उसका डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ। भाई किसी को तुम ज़्यादा फोर्स से इधर खींचो, थोड़े कम फोर्स इधर धक्का दो, तो किधर जाएगी बॉडी, ज़्यादा फोर्स वाले की तरफ जाएगी। तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन की तरफ हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ें फटाफट हम लोगों को यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना शुरू करोगे, अगर ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जो न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, तीसरे दिन से ही जरूरत पड़ जाएगी, तीसरे दिन से जरूरत पड़ जाएगी। एक फोर्स इधर हो गया 5 न्यूटन परपेंडिकुलर, सर समझ गए, थीटा 90 है, कॉस 90 0 हो गया फार्मूले वाला। तो केवल क्या बचा, ये पूरा टर्म गायब हो गया, 2ab कॉस थीटा वाला टर्म 0 के कॉस 90 0 हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई पॉइंट नहीं छोड़ना,
तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अंडर रूट 61 न्यूटन, अंडर रूट 61 न्यूटन। ओके, नोट कीजिए। अब आप कहोगे कि सर जैसे कि यहाँ पे आप डायरेक्शन बता दिए रिजल्टेंट का, यहाँ पे क्या होगा? बेटा लो, मेरे ऊपर दो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, मैं बीच में कहीं जाऊँगा ना, मैं कहाँ जाऊँगा? बीच में कहीं जाऊँगा। तो मान लिया रिजल्टेंट यहाँ कहीं जा रहा है, ये आर है। डायरेक्शन हमेशा इन टर्म्स ऑफ एंगल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो सपोज दिस इज थीटा। अब आप ये देखो, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का 6 और बेस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 61। तो अब थीटा की वैल्यू आप कैसे भी निकालो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कैसे भी। टेन थीटा अगर निकालो जो ज़्यादा यूज में आया जाता है, परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस 5, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 6/5, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 6/5। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया। सर एमसीक्यू कर रहा था मैं 11th वाला, उसमें टेन के फॉर्म में नहीं दिया था बेटा, कॉस के फॉर्म में दिया होगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 61, तो कॉस थीटा 5 अपॉन रूट 61, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन रूट 61। इसी तरह साइन के फॉर्म में हो सकता था। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग वेक्टर्स का रिजल्टेंट देख रहे हैं। सर और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बता दो, पता नहीं किस न्यूमेरिकल में किस लेवल की बात यूज़ हो जाए। बिल्कुल सही बेटा, तो बहुत दूर तक सोचने वाला है। लो भाई, 3 फोर्स लगा दिया मैं, कहोगे 4 लगा दूंगा। 2 न्यूटन, सब लिखते जाना भाई, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन। किसी चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, आसान होता है, टफ होता है, बहुत टफ होता है। तो आसान वाला किया जाए। इन दोनों को देख रहे हो ना, 36 का आंकड़ा है, बोलो, एक उधर एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले सलटा लो। क्या हुआ, 2 और 1 अपोजिट में है, माइनस हो जाता, अभी बताया मैं। और रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ होता है, तो 2 माइनस 1 1, बड़े वाले की तरफ 2 बड़ा है। और ये तो अभी जिंदा है ना, 4 न्यूटन जिंदा है, देख रहे हैं। तो 4 और 1 परपेंडिकुलर हो गए। बिल्कुल सर, अभी आप बताए हो। परपेंडिकुलर वाले में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 अंडर रूट 17। क्लियर है मामला? क्लियर है? देखो थोड़ा थोड़ा सब पढ़े थे 11, कोई कितना भी कमजोर रहा होगा, सब पढ़ा होगा, इसे थोड़ा फास्ट है, ये फाउंडेशन है। सर डायरेक्शन भी बता दो, लिख लो बेटा। रिजल्टेंट ये है अगर, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर बेस क्या है 1 है, टेन थीटा 4 हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। देखो अपने से डेटा लिया हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल इम्पॉसिबल वो सब बात की बात है, कंसेप्ट समझना आपको यहाँ। ठीक है बेटा, लो बोलो, बहुत बढ़िया। सर 4 ले लीजिए, लो बेटा 4 ले लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा ही 4 का, 4 ले लो भाई, ले लीजिए। 2 न्यूटन लीजिए, 1 न्यूटन लीजिए, 3 न्यूटन लीजिए, 5 न्यूटन लीजिए।
बिल्कुल सही, जो समझ गए खुद से करना शुरू कर दिए हैं, यही डिमांड है इस सब्जेक्ट की। तो निपटा दो किसी को, जो अपोजिट वाले होते हैं उनको निपटा दिया करो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजेंटल। 5 और 3 किधर गया, बड़े वाले की तरफ, माइनस होगा ना, 2 न्यूटन गया। 2 और 1 अपोजिट है, माइनस होगा किसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ, 1 न्यूटन। जानबूझ के एग्जाम्पल लिया, ऐसे थोड़ा हर डायरेक्शन में काम करना सीखें। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ गया बेटा लोग, नीचे आ गया रिजल्टेंट। और ये भी रिजल्टेंट किसकी तरफ जाते रहेगा, 2 न्यूटन वाले की तरफ जाते रहेगा ना भाई। हमेशा जो बड़ा फोर्स होता है वो इफेक्टिव होता है, रिजल्टेंट उसी की तरफ रहेगा। जो तेज धक्का मारेगा बंदा उसी की तरफ जाते जाएगा। ओके, रिजल्टेंट क्या हो गया भाई, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √5 हो गया इस वाले का आंसर, 5 हो गया। डायरेक्शन देख लो कहीं से देख लीजिए, सॉरी, डायरेक्शन कहीं से देख लो। ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, tan थीटा परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर क्या 2, बेस क्या है 1, तो tan थीटा 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ओके ओके, डेरिवेशन तो कराना नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा ले लें, अलग अलग सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ेंगी चीज़ों को याद करोगे। हाँ सर देखो एक फाउंडेशन वाली वीडियो बना दिए थे वो काम आ गया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना। जो पढ़ा कायदे से, जो नहीं, लंबा गैप हो गया बेटा ना। कहाँ वेक्टर आप किस महीने में पढ़े थे 11th में? एक बार आप पढ़े हो गए इसको मई जून के महीने में, अगर शुरू से पढ़ाई शुरू कर दिए, फिर हाफ ईयरली आई होगी, फिर अगस्त में पढ़े हाफ ईयरली से पहले थोड़ा सा, लंबा लंबा गैप हुआ है ना। एनुअल में बच्चे आधे दूरे मन से इसको पढ़ते हैं, सेकंड बुक का जोर रहता है, तो इसलिए पढ़ लेना। क्या इंपॉर्टेंस है बार बार बता रहा हूँ 12th में। लो भाई, ट्रायंगल का एक निपटा दिया जाए मामला, ट्रायंगल का निपटा दिया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया मैं, ठीक है सर जी, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन, एक इधर लग रहा है अगर 2 न्यूटन। मैं कहा रिजल्टेंट बताओ, क्या कहा मैं, रिजल्टेंट बताओ। सर वेक्टर में एंगल भी चाहिए तभी फार्मूला लग पाएगा, बहुत सही बेटा। ये एंगल कितना 60, क्योंकि कह दिया कैसा ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब क्या होगा 60 60 होगा, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, 60 भाई। कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b², 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 2ab cos 60, cos 60 हाफ, cos 60 1/2, तो ये cos 60 और 2 कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू √4 प्लस 9 प्लस 6, जोड़ लिए 6 4 10, √19 यूनिट, √19 यूनिट। सर डायरेक्शन, अब देखो ये जो मामला हम लोग पढ़े बेटा, डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कब काम होगा, जब दोनों वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे वो परपेंडिकुलर हो। वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो याद करो पैरेललोग्राम में एक फार्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, हैं?
एकदम से नहीं याद आ रहा है? चलो भाई याद दिला दूं मैं। चलो, ये था, पैरेललोग्राम बनाए थे, ये अल्फा था, ये ए था, ये बी था। हाँ सर था, ये याद आया। tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये बी था, और ये एंगल क्या था? थीटा था। तो ये बी है, ये थीटा है, तो ये क्या बन गया? बी साइन थीटा बन गया। क्या बन गया? बी साइन थीटा। और ये क्या बन गया? बी कॉस थीटा। तो अब इस ट्रायंगल से tan अल्फा देखे क्या हो गया? तो याद करना आसान हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद कर लो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, दो वेक्टर हो, समझ लो, दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच एंगल 60 बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? रिजल्टेंट किधर जाएगा? अब बेटा देखो, इस फार्मूले में ए और बी ऐसे नहीं किसी को रख लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपल सा लग रहा है, छोटे 8th 9th की बात है कि जोड़ा जा रहा है चीज़ों को ना, तो चाहे 4 + 5 कहो चाहे 5 + 4 कहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसी को ए मानो किसी को बी, लेकिन यहाँ डिवाइड का मामला है, तो यहाँ पे अंतर है। जो बड़ा वाला वेक्टर होगा वो ए होगा और छोटा वाला बी, और ये डायरेक्शन जो होगा बड़े वाले से होगा। जो डायरेक्शन आप देखोगे किससे देखोगे? बड़े वाले से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए बड़ा वाला वेक्टर है। अब जैसे यहाँ यूज करना है मुझे भाई, तो tan अल्फा बी छोटा वाला वेक्टर कौन सा है? 2 इंटू साइन, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, अपॉन ए बड़ा वाला क्या है? 3 प्लस बी कॉस 60। सॉल्व कर लेंगे, tan अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर दोगे। नोट करो इसको, ध्यान दो। क्लियर है? नहीं जिसको समझ में आएगा चैट बॉक्स में लिख दे, डाल देगा, उसी में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा और लिख के बता दूंगा। है बहुत आसान सी चीज़। ए बड़ा वेक्टर, जिन दो का रिजल्टेंट निकालो उसमें बड़ा वाला, बी छोटा वाला, और थीटा उनके बीच का एंगल। तो इस तरह आप लोग अब न्यूमेरिकल में अलग अलग सिचुएशंस होंगी, यही बेसिक है, इनके बेस पे आपका काम चल जाएगा। ये बेसिक है, इनके बेस पे आपका काम चल जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद है दूसरा टॉपिक जो लिखा था, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। क्या था बेटा लोग? हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रिजॉल्व, एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डॉट प्रोडक्ट वाली चीज होगी। जरूरत पड़ा तो 3 बना दूंगा। रिजॉल्व द वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है, चाहे फोर्स हो, मोमेंटम हो, ठीक है, इंक्लाइंड है मतलब किसी चीज़ को ऐसे खींच रहे हो, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लिया जाए। ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये होगा एफ साइन थीटा। सर क्यों? बहुत सही, क्यों तो पूछना चाहिए भाई। ये ट्रायंगल देख रहे हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, अब ये मालूम नहीं है आपको, मान लिया ये कुछ है, इसको एफ एक्स कह रहे हैं, तो बेस क्या है? एफ एक्स नोटेशन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया?
एफ कॉस थीटा, तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा। समझने के लिए एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस। इसी तरह इसको निकाल लोगे जब, तो ये देखो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है। तो वर्टिकल वाला जो होता है एंगल का अपोजिट वाला कंपोनेंट वो साइन होता है, ठीक। और एंगल के साथ वाला शॉर्टकट, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस। सर थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करा दो। लो बेटा 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, ये कह दिया मैं 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 cos 30, 3√3/2, और ये क्या हो जाएगा 3 sin 30, sin 30 1/2, तो 3/2। नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 न्यूटन किससे किससे मिलके बना, इससे और इससे। अभी इस टॉपिक के बाद बताऊंगा इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, कि 4 न्यूटन एक्स के लॉन्ग लग रहा है, 5 न्यूटन वाई के लॉन्ग लग रहा है, तो इसको एक लाइन में इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा। उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो कैसे लिखेंगे उसको बताऊंगा अभी इसके बाद। ये क्लियर हुई बात? चलिए और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बेटा, बड़ी काम की वीडियो है। मैं कहा कि मैं 11th की वीडियो बना दूं, 12th की वीडियो बना दूं। 11th के फाउंडेशन की तो बनाया हूँ कि 11th पढ़ने से पहले, मतलब 10th पास होने के तुरंत बाद बच्चा वो वीडियो देखेगा, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे कहने सर बहुत काम की वीडियो है, 10th और 11th बहुत गैप है, ठीक है, तो वो वीडियो बच्चे खूब देखते हैं। इसी तरह 11th पढ़ने के बाद जब 12th में आप आ रहे हैं तो क्या किया जाए। तो मान लिया ये एफ है, ये थीटा दे दिया, मैं एंगल कहीं से दे दिया जाए, रटना क्या है। चलो भाई सर आप बता दिए हो, वो साइन कॉस का झंझट खत्म, ट्रायंगल्स एंगल का आप बता दिए मूल मंत्रा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस होता है, ले भाई। और दूसरा वाला क्या होता है, साइन होता है। कुछ भी नहीं कंफ्यूज करना बेटा, कुछ भी नहीं, डिपेंड करता है एंगल कौन सा दिया गया। एफ ये दिया जाता थीटा, तो ये क्या हो जाता एफ कॉस थीटा। ये बेस बनता ना, बेस बनता तो कॉस होता, परपेंडिकुलर बनेगा तो साइन होगा। ये क्या हो गया एफ साइन थीटा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस। कुछ भी नहीं झंझट पालना है, हो गया। ओके, तो रिजॉल्व द वेक्टर पता चल गया। नोटेशन क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट एफ एक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई एक्स, वो नोटेशन दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। कोई वेक्टर है ए है वेक्टर, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए एक्स लिखोगे। वाई कंपोनेंट क्या लिखोगे, ए वाई लिखोगे। इतनी बात आ गई समझ में? बोलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। देखो भाई, मैं कह दिया कि कोई वेक्टर है, वो 3 न्यूटन है एक्स के लॉन्ग और 4 न्यूटन है वाई के लॉन्ग। कोई वेक्टर है, फोर्स है, तो लिखेंगे बेटा लोग 3i कैप प्लस 4j कैप। आई कैप को कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, याद आ गया ना, पढ़े थे। यूनिट
वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप को लिखेंगे यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। तो कहीं ऐसे लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो समझ जाओ कि वो फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग अधिक लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है। x एक्सिस के अलॉन्ग 3 न्यूटन लग रहा है। वेलोसिटी आ जाएगी, कोई बॉडी जा रही है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड से, तो समझ गए आप मामला क्या है। तो ये फोर्स वेक्टर यहाँ लगाना है, वेक्टर लगाना है। अब कोई वेक्टर ऐसा है, कोई फोर्स ऐसा है, इसका डायरेक्शन फट से बता दोगे, अब विजुलाइज कर लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ y एक्सिस वाला है ना 4, बेस 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। क्लियर है बात ये? बोलिए। तो क्या बता रहे हैं, कोई वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया जाए तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे और लिखोगे कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लैंग्वेज दे दिया गया, जैसे बोल रहा हूँ कि 3 न्यूटन अलॉन्ग x एक्सिस, 4 न्यूटन अलॉन्ग y। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, कोई कह रहा है भैया टोटल कितना फोर्स लग रहा है बताओ, हमको ये सब नहीं पसंद है। हालांकि है बड़ा अच्छा तरीका, पता चल जा रहा है कि इसका हुलिया क्या है, x के अलॉन्ग क्या है, y के अलॉन्ग क्या है। अभी मैं 2D लेके पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक है तो 2D लेके पढ़ा रहा हूँ, 2D से फिर 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या निकालोगे, इसको मैग्नीट्यूड, नेट तो नहीं होगा, एक ही फोर्स है ये, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे होता है भाई, किसी से कहो तुम 3i कैप प्लस 4, हमको यह कोई संबंध नहीं, मतलब हमको बताओ मतलब का कितना फोर्स लग रहा है, हमको 3ij कहीं नहीं मालूम है, ठीक है, थोड़ा गंवार किस्म का आदमी है वो, ठीक है मेरी तरह, तो उसको पक्का पक्का मामला से एक चीज़ बताओ हमको, ये 3i कैप j कैप नहीं चाहिए। कहते बेटा सुन, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, खुश हो जा तू खुश हो जा, ठीक, √25 5 न्यूटन, ठीक है भैया, हमको ये अच्छा लग रहा है, तू गंवा रहा है इसलिए तुझे अच्छा लग रहा है, ठीक, 5 न्यूटन ज़्यादा अच्छा कहना कि ये कहना भैया ये पता नहीं किधर लग रहा है, ये तो पूरा डाइसेक्शन हो गया इसका ना, हाँ 3 न्यूटन x के लॉन्ग 4, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इससे डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। इससे क्या पता चल जाएगा भैया वो फोर्स जो लगा रहा है तो किधर जा रहा है, वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 जा रहा है। आगे बात समझ में ना, थीटा परपेंडिकुलर 4 बेस 3। तो क्या क्या देख लिए हम लोग, कहने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टॉपिक है बेटा लोग, कहने के लिए क्या है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टॉपिक, लेकिन क्या क्या हो गया इसमें देखो, इसमें हम लोग हाउ टू रिजॉल्व देख लिए, कॉस थीटा साइन थीटा देख लिए, थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक, क्योंकि जो बच्चे कायदे से पढ़े हैं उनको बोरिंग ना लगे, और कई बार बता रहा हूँ कि जो कम पढ़े हैं उनको समझ में आ जाए, ठीक। तो मैं कहूँ कि भैया ये क्या है सर, ये इस फोर्स का आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, ऑल राइट, क्या निकाल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। और ये क्या निकाल दिया, वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हो उसका आप डायरेक्शन बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप, उसका डायरेक्शन बता रहे हो। तो अब ये नहीं, ये सबके लिए ही होगा, 3D के लिए भी यही हो जाएगा, 2k कैप तो z एक्सिस हो गया, क्या हो गया, z एक्सिस हो गया, वहाँ भी यही नियम है, वहाँ भी यही नियम है, 3D की बात करें अगर तो वहाँ भी यही नियम हो गया, तो हो गया वहाँ 9 + 16 + 4, निकाल लिए जो भी आता है, 16 4 20 29 न्यूटन। तो यूनिट वेक्टर भी आप जान गए, मैं कह दिया कोई वेक्टर 4 न्यूटन z एक्सिस के लॉन्ग है तो 4k कैप, माइनस z एक्सिस के लॉन्ग है तो माइनस लगा दिए। क्लियर बेटा लोग। तो अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं यूनिट वेक्टर, वही उतना जितनी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट वेक्टर पार्ट 2 में हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, खूब ज़रूरत पड़ेगा अभी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स वगैरह सब पढ़ेंगे, खूब मतलब खूब पड़ेगी ज़रूरत, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि आप उसको बार बार देख के पढ़ लो, पहले ही आप लोग लेंथ देख के घबरा जाते हो, ठीक है, ड्यूरेशन देख के। तो ये 3 चीज़ें हमारी पार्ट 2 की होंगी, क्लियर। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, 11th का अच्छा नोट्स है तो इन्हीं टॉपिक पर थोड़ा सा और उनसे पढ़ लो, 2 4 5 क्वेश्चंस और कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ये लंबे समय तक याद रखना है आपको, लंबे समय तक याद रखना है। सेकंड बुक तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड बुक में 11th की एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है वेव्स की, ठीक है, SHM वेव्स की, स्टैंडिंग वेव की, ठीक है, 2 चैप्टर हैं वहाँ ज़रूरत पड़ता है। फर्स्ट बुक में वेक्टर। आई बात समझ में? चलो, ओके, बाय बाय।